नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और हर फॉलोअप लेकर मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। खबरों की खबर हो या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे हमारे ढेर सारे जनता रिपोर्टर। तो इस वक्त कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत की वजह से देश में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। वैक्सीन की कमी की वजह से कई जगहों पर 45 प्लस लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इन सबके बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने यह कहा है कि सरकार ने बिना वैक्सीन की उपलब्धता और WHO गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। SII ने कहा कि देश को WHO की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और वैक्सीन की प्राथमिकता उस हिसाब से होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि पहले लक्ष्य के मुताबिक 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाता था, जिसके लिए 60 करोड़ डोज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही सरकार ने 45 साल से ऊपर के और फिर 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन के दरवाजे खोल दिए। कोरोना कहर के बीच देश भर में एक वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। इसके लिए SII ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। SII ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसके लिए सरकार पूर्ण तरह से दोषी है, क्योंकि सरकार ने कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की इजाज़त दे दी थी और साथ ही WHO की गाइडलाइन का पालन नहीं किया था। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि रविवार से 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। केंद्र की तरफ से जब वैक्सीन मिलेगी वैसे ही टीकाकरण दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने इस दौरान वैक्सीन की किल्लत खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सुझाव दिए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 24 घंटे में बुलाए और वैक्सीन बनाने के निर्देश दे। भारत में सभी विदेशी वैक्सीन के इस्तेमाल की तुरंत इजाजत दी जाए। विदेशी वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार बातचीत करे और भारत के राज्यों में वैक्सीन बांटे। साथ ही कई देशों ने वैक्सीन स्टॉक की है, उनसे वैक्सीन मंगवाने के लिए केंद्र सरकार गुजारिश करे और विदेशी कंपनियों को भारत में वैक्सीन बनाने की अनुमति दे। आपको बता दें कि दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे दिल्ली के युवाओं के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण रविवार यानी 23 मई से बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं है, जिस वजह से फिलहाल युवाओं का टीकाकरण बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी को 2.5 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन जून के महीने में सिर्फ 8 लाख वैक्सीन ही मिलेंगी और इस रफ्तार से वैक्सीनेशन करने में करीब 30 महीने का वक्त लग जाएगा। ऐसे में फिलहाल दिल्ली के युवाओं का टीकाकरण बंद किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना केस कम हो रहे हैं तो राहत की बात है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान का बंद होना चिंता की बात है। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और इस चीज का जिक्र किया कि दिल्ली के अंदर अब वैक्सीनेशन का अभाव है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि रविवार से 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है। केंद्र की तरफ से जब वैक्सीन मिलेगी वैसे ही टीकाकरण दोबारा शुरू होगा। केजरीवाल ने इस दौरान वैक्सीन की किल्लत खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 24 घंटे में बुलाए और एक्शन प्लान के तहत अब इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाया जाए। देश में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें, अभी तक देश में 8000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मरीज गुजरात और महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। साथ ही ब्लैक फंगस को कई राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है।
बात करें ब्लैक फंगस के लक्षण की, तो ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा लक्षण आँख सूजना, उल्टी आना खून की, साथ ही लाल पड़ जाना आँख। वही ब्लैक फंगस से बचने का तरीका बताएं तो स्टेरॉइड को सही तरीके से इस्तेमाल करें, साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। तो कोरोना के कहर के बीच देश में म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में ब्लैक फंगस के अब तक 8000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 200 से ज्यादा की मौत, जबकि देश में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र और गुजरात से सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देख कई राज्यों ने इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। तो वहीं ब्लैक फंगस के लक्षण की बात करें तो उसके मुख्य लक्षण गाल पर सूजन, मुंह के अंदर फंगस पैच, आंख की पलक में सूजन, आंख में दर्द या रोशनी कम होना है। जबकि ब्लैक फंगस को काबू करने का एक ही रास्ता है, स्टेरॉइड का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जाए। देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले कई दिनों के मुकाबले देश में कोरोना के नए मामलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। देश में 3 लाख से कम नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे काफी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2.5 लाख नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस महामारी के बीच मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है और इसी बीच ब्लैक फंगस ने भी चिंता बढ़ा दी है। और वहीं कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। तो देश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा परेशान कर रहा है। एक ओर जहां नए मरीजों की संख्या में गिरावट है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों से देश में दहशत है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,57,000 नए मरीज आए और साथ ही कोरोना से करीब 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना की इस भयानक महामारी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी वेव में देश भर में 420 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें देश की राजधानी दिल्ली और बिहार में हुई है। अगर अकेले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 100 डॉक्टर्स ने जान गंवा दी है, वहीं बिहार की भी आंकड़ा कुछ कम नहीं है। तो देश में कोरोना का कहर जारी है। हालांकि कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन लगातार बढ़ती मौतों के मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी है। अगर बात करें दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर में डॉक्टर्स भी कोरोना की चपेट में आए। पिछले साल के मुकाबले कोरोना से हुई डॉक्टर्स की मौतों के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आंकड़े जारी करते हुए यह बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टरों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अकेले दिल्ली में 100 डॉक्टर्स की मौत कोरोना के चलते इस दूसरी लहर के दौरान हुई है। कोरोना के बाद अब सिरसा में ब्लैक फंगस का कहर। सिरसा में ब्लैक फंगस के कारण 5 लोगों की आज मौत हुई है। सिरसा में अब तक कुल 29 मरीज ब्लैक फंगस के मिल चुके हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। हिसार के अग्रवा मेडिकल कॉलेज को सेंटर बनाया गया है। ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अग्रवा मेडिकल कॉलेज में होगा। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 29 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ब्लैक फंगस के कारण 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के अलावा 2 महिलाएं और 2 व्यक्ति शामिल हैं। कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी के बाद ब्लैक फंगस ने भी लोगों में दहशत पैदा की। ब्लैक फंगस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का यह कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के मामलों में डायबिटीज कोरोना रोगियों में देखा गया। सिरसा में नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरो सर्जन नहीं है, इसलिए यहां मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा है। सिरसा के मरीजों को निजी अस्पतालों व अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया जा रहा है। प्रदेश में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। बीजेपी द्वारा प्रदेश के हर जिले में बनाया जा रहा है ऑक्सीजन बैंक। यमुनानगर में भी आज ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की और यमुनानगर के अंदर 7 ऑक्सीजन मशीनें मंगवाई गई हैं, जिनसे कि हवा से ऑक्सीजन बनाई जाएगी और जिस किसी को भी इसकी ज़रूरत होगी बीजेपी द्वारा उसके घर पर इसकी सुविधा निःशुल्क रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश के अंदर 432 ऐसी मशीनें मंगवाई गई हैं और वहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो यमुनानगर के अंदर भी और मशीनें मंगवाई जाएंगी। फिलहाल प्रदेश के अंदर बेड और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो कोरोना की जंग में जहां स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगा हुआ है, तो वहीं अब बीजेपी ने यमुनानगर में ऑक्सीजन गैस कंसंट्रेटर बैंक बना रही है, जिसके लिए 7 ऑक्सीजन गैस कंसंट्रेटर यमुनानगर में लाए गए, जिसके हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है, इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसके मरीजों के लिए विश्व स्तर पर दवाइयां मंगवा रही है। तो वहीं ब्लैक फंगस के लिए हर मेडिकल कॉलेज में 20 बेड की व्यवस्था की गई है। पूरे देश के अंदर कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, जिसके चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। जहां एक और लोगों को कोरोना संबंधित हिदायतों की पालना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी किया जा रहा है। बात करें कैथल की, कैथल के अंदर एक गांव है क्योड़क, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा गोद लिया गया है। वहां पर लगातार कोरोना की वैक्सीन का कार्यक्रम जारी है। जहां एक और लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, वहीं लोगों को वैक्सीन भी लगाया जा रहा है। गांव के सरपंच की अगर बात करें, सरपंच का ये कहना है कि वैक्सीन का जो कार्य है उसका और बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको लेकर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की है। हालांकि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरे जिले के अंदर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहा है। तो प्रदेश में कोरोना टीकाकरण जोरों पर है। कैथल जिले के गांव क्योड़क की बात करें तो यहां वैक्सीनेशन बहुत सुस्त चल रहा है। गांव में अब तक करीब 2000 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो चुका है। गांव के सरपंच बलकार सिंह का आरोप है कि कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जिसको लेकर उनके पास युवाओं के फोन आ रहे हैं। सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि गांव में संक्रमण की जांच के लिए उचित इंतजाम किए जाएं, जिससे लोगों का इलाज उचित समय पर हो सके। तो मैं आपको बता दें कि इस गांव में कोरोना से करीब 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना पर आज आप सभी दर्शकों के लिए हिमाचल प्रदेश से एक पॉजिटिव खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बीते 24 घंटों में 4500 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई। हालांकि 57 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है और बीते 24 घंटों में 2662 कोरोना के नए मामले सामने आए। इसी बीच आपको बता दें कि हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 24 मई को होने वाली है और कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर उस बैठक में विचार हो सकता है। इसी बीच जनता टीवी आप सभी दर्शकों से बार बार यही अपील करता है कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड नियमों का पालन करें। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, जो राहत का विषय है। शुक्रवार को प्रदेश में 4533 लोगों ने कोरोना को मात दी और घर वापसी की। इसी के साथ साथ अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 31,000 के पार है। हालांकि एक बुरी खबर यह भी है कि कोरोना से 57 लोगों की अब तक मौत पिछले 24 घंटे में हुई। हालात सुधर रहे हैं, लेकिन 24 मई को हिमाचल मंत्रिमंडल में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा है। इस कर्फ्यू की ड्यूरेशन क्या हो, इसको बढ़ाकर आगे कहां तक ले जाया जाए ताकि इस महामारी पर कंट्रोल पाया जा सके, इसको लेकर बैठक होगी। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। कोविड-19 की पहली लहर से अभी दिहाड़ी मजदूर आम आदमी संभल भी नहीं पाया था कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रदेश में लगे 3 हफ्ते के लॉकडाउन ने इस दिहाड़ी मजदूर की कमर तोड़कर रख दी है। वो दिहाड़ी मजदूर जिसे राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है, जो खुले आसमां के नीचे परिवार के साथ भूखे पेट रहने को मजबूर है। अब वह प्रशासन व सरकार की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों के साथ देख रहा है। ऐसे में अब यह एक बड़ा सवाल यह है कि बड़े बड़े उद्योगों को, बैंकों, बड़े कर्जदारों को बड़ी बड़ी आर्थिक छूट देने वाली सरकारें व प्रशासन अब इस दिहाड़ी मजदूर की व्यथा, दुख दर्द को समझकर क्या मदद करेगा। तो कोरोना का कहर एक तरफ जहां जिंदगियां छीन रहा है, वहीं गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए तो कोरोना एक तरह से अभिशाप बन गया है, क्योंकि मजदूर दिन भर मेहनत करता है तब जाकर उसका चूल्हा जलता है। लेकिन जब मजदूरी ही मिलना बंद हो जाए तो गरीबों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा होना लाजमी है।
दरअसल कोरोना की वजह से प्रदेश में लॉकडाउन है, जिस वजह से दिहाड़ी मजदूरों के लिए भूखे मरने तक की नौबत अब आ गई है। फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ शहर की अगर बात करें तो अन्य जिलों की तुलना में यहां मजदूरों के हालात बदतर हो चुके हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है और जिसके चलते अब मजदूर परेशान हैं, क्योंकि अगर लॉकडाउन बढ़ता है, अगर आगे ये बंदिशें लागू रहती हैं तो दिहाड़ी मजदूरों के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा और यह संकट उनकी साफ तौर पर, सीधे तौर पर रोजी रोटी से जुड़ा है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का मानो विवादों से चोली दामन का साथ रहा हो। एक बार फिर से डीजीपी मनोज यादव विवादों में आ गए हैं। दरअसल इस बार आईजी वाई पूरण कुमार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आईजी ने उन पर आरोप ये लगाया कि डीजीपी मनोज यादव उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। यह मामला 3 अगस्त का है, जब एक सार्वजनिक छुट्टी के दिन आईजी वाई पूरण कुमार मंदिर में गए थे। उस वक्त तत्कालीन एसपी, अंबाला के तत्कालीन एसपी भी उस मंदिर में प्रवेश उन्होंने किया था। इस पर डीजीपी मनोज यादव ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें यह सवाल किया गया था आईजी वाई पूरण कुमार से कि क्या उन्होंने थाने में मंदिर स्थापित करने से पहले सरकार की अनुमति ली थी या नहीं। इस मामले को लेकर यह पूरा विवाद है, जिसमें अब आईजी वाई पूरण कुमार ने एक शिकायत अंबाला के एसपी को दी है, जिसमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई है। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा है और हाईकोर्ट ने गृह सचिव को इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। तो डीजीपी मनोज यादव एक बार फिर से विवादों में हैं। मनोज यादव पर आईजी वाई पूर्ण कुमार ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और अंबाला एसपी हामिद अख्तर को SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करने की अपील तक की है। अपने शिकायत पत्र में आईजी ने कहा है कि 3 अगस्त को मंदिर जाने के मामले में डीजीपी ने एक पत्र जारी कर सवाल पूछा था कि क्या थाने में मंदिर स्थापित करने की अनुमति सरकार से ली गई थी, जबकि वो मंदिर थाने में उनकी पोस्टिंग से पहले हुई। वहीं आईजी ने सवाल यह भी उठाया कि डीजीपी सार्वजनिक छुट्टी पर उन्हें मंदिर जाने से किस अधिकार से रोक सकते हैं। साथ ही वाई पूर्ण कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि डीजीपी उन्हें कई बार खत लिखकर डरा चुके हैं और इस मामले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जबकि तत्कालीन एसपी अभिषेक जोरावर भी 3 अगस्त को मंदिर में गए थे, लेकिन उन्हें तलब नहीं किया गया। जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की पैदावार हुई। इस गेहूं को रखने के लिए सरकार के पास गोदाम तक उपलब्ध नहीं है। यह गेहूं आज भी विभिन्न मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा गया है। इसको बरसात के दिनों में रखने तक तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हजारों टन जो गेहूं है वो भीग गया। अब इस भीगने की जांच की आदेश डीसी ने एसडीएम रेवाड़ी को दे दिए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि आखिर इसमें कौन अधिकारी दोषी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार के पास तिरपाल और रस्से तक की जैसी जो मामूली चीज़ें हैं उनकी तक की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में लाखों रुपए का गेहूं जो है सड़ने के कगार पर पहुंच गया। तो हरियाणा के अनाज मंडियों में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिनकी लचर कार्यप्रणाली के चलते किसानों का सोना यानी कि गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। रेवाड़ी में हमारी टीम ने जब रियलिटी चेक किया तो यकीन मानिए नजारा बेहद चौंकाने वाला था। किसानों ने अपना खून पसीना बहाकर बम्पर पैदावार करके देश के लोगों का पेट भरने के लिए सरकार को सौंप तो दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों का गेहूं बारिश में भीगकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल रेवाड़ी के अनाज मंडी में गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था और लगातार 12 घंटे से ज्यादा बारिश हुई और बारिश आने पर अनाज मंडी में भीगता रहा, जबकि संबंधित अधिकारी चैन की नींद सोते रहे। गेहूं की बोरियों को तिरपाल नसीब नहीं हुई और यह बारिश गेहूं की बोरियों को अपने साथ भिगाती रही। बारिश के अलर्ट के बाद भी कोसली फूड सप्लाई के अधिकारियों ने 2,60,000 गेहूं के कट्टे बारिश में भिगो दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें बारिश की अलर्ट की जानकारी नहीं थी। 2 दिन पहले ही डीसी ने
एक प्रेस नोट जारी करवाकर बारिश के अलर्ट की घोषणा कर दी थी। और साथ ही कोसली विधायक ने भी मंडी के अंदर आकर कहा था कि ये गेहूं जो खरीद किया गया है इसके उचित समय टाइम रहते इनको ढक दिया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन न जाने क्यों फूड सप्लाई के अधिकारियों ने इस ओर संज्ञान ना लिया और जिसका खामियाजा आज ये 2,60,000 गेहूं के कट्टे बारिश में भीग गए हैं। तो रेवाड़ी जिले की अनाज मंडियों से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों की मेहनत से पैदा किया गया अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और जिम्मेदार मौन है। सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए रेवाड़ी, बावल तथा कोसली के अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू की थी। हैपट खरीद एजेंसी के पास भी अपने कुछ गोदाम है, लेकिन वो भी नाकाफी है। इस एजेंसी ने अपना सारा गेहूं बिठवाना स्थित अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ। और ऐसा ही हाल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है। इसका गेहूं कोसली अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है और हल्की सी बारिश में भी गेहूं पूरी तरह से भीग जाता है, और जिसके चलते किस तरह की परेशानियां होती हैं और कैसे मेहनत से पैदा किया गया ये गेहूं खराब हो जाता है। फरीदाबाद में एलपीजी गैस सिलेंडरों की धांधलेबाजी सामने आई है और अधलक्का गैस एजेंसी पर काम करने वाले डिलीवरी बॉय उपभोक्ताओं को 1 से 2 किलोग्राम गैस कम पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में हालांकि ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो उपभोक्ता पूरे पैसे दे रहे हैं उनको पूरी रसोई गैस नहीं मिल रही है, और जिसको लेकर उपभोक्ताओं ने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। एक तरफ लोगों को कोरोना की वजह से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन दिनों एलपीजी सिलेंडरों में धांधलेबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आर्थिक स्थिति से जूझ रहे महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं से पूरे पैसे लेने के बाद भी कम गैस दी जा रही है। ऐसा भी मामला सामने आया है कि फरीदाबाद में, जहां फरीदाबाद की अधलक्का गैस एजेंसी की करतूत सबके सामने आ गई। गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले लोग उपभोक्ताओं तक जो सिलेंडर पहुंचाते हैं उनमें 2 किलो तक गैस की कटौती करते हैं, और यह सिलसिला अब से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से चल रहा है, और ये तस्वीरें कालाबाजारी की लगातार आती रहती हैं। भर में कोरोना की लहर है और इसके चलते लगातार सोनीपत पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। जहां 3,000 मोटर व्हीकल के चालान किए गए, तो वहीं 13,000 चालान फेस मास्क के चालान किए गए हैं। वहीं 492 चालान का रिकवरी के तौर पर करीबन 10 लाख रुपए वसूली जो है वो की जा चुकी है। 2500 चालान अभी भी ऐसे बाकी हैं जिनकी रिकवरी होना अभी बाकी है। और डीएसपी रविंदर सिंह के नेतृत्व में यह प्रक्रिया लगातार सुचारू रूप से चल रही है, और प्रशासन द्वारा सीधे तौर पर यही कहा है कि प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जाए और बिना मास्क के निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सोनीपत में लगातार बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को शुरुआती तौर पर न केवल समझाया गया बल्कि लॉकडाउन का पालन करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन बावजूद इसके लोग अपने घरों से लगातार निकलकर नियमों की अनदेखी करते रहे। और इसी के चलते सोनीपत पुलिस शहर भर में मोटर व्हीकल और फेस मास्क चालान कर रही है। सोनीपत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 3,000 चालान अलग अलग वाहनों के किए गए, तो वहीं बिना मास्क और बेवजह घर से निकलने वाले 13,000 लोगों के चालान किए गए। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश पर एक और खतरा मंडरा रहा है। जी हां, ताउते के बाद अब यास तूफान का खतरा देश पर मंडरा रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 मई को मौसम विभाग के अनुसार यास तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराएगा, जिसको लेकर सरकारें अलर्ट पर हैं। हालांकि आपको बता दें कि ताउते तूफान ने देश में कई राज्यों में तबाही मचाई थी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी नुकसान हुआ था, जिसको लेकर पीएम मोदी ने खुद समीक्षा बैठक की थी और नुकसान का जायजा लिया था। लेकिन अब यास तूफान को लेकर सरकार पहले से ही अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीम, मौसम विभाग तूफान को लेकर सभी तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, और इस तूफान को लेकर आशंका जताई जा रही है कि ये ताउते तूफान से भी ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए, जनता रिपोर्टर में फिलहाल के लिए इतना ही।